हाय स्टूडेंट्स, मैं आरसी रायका सर जीके टीचर। आप सबका हिस्ट्री अड्डा चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। हिस्ट्री अड्डा की बात करें तो हिस्ट्री अड्डा आपका एक ऐसा चैनल है जिस पर आपको हिस्ट्री के संबंधी जितने भी अपडेट हो, चाहे जितने भी हो, चाहे भारतीय इतिहास की बात हो, चाहे विश्व इतिहास की बात हो, चाहे राजस्थान के इतिहास की बात हो, इतिहास विषय को लेकर मैं तमाम प्रकार के जो भी अपडेट रहेंगे या तमाम प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी घटनाएं रहती है उन घटनाओं के संदर्भ में आपके लिए डेली कुछ न कुछ लेकर आता रहूंगा। इनके अलावा अभी जो रीट जो अध्यापक ग्रेड थर्ड की जो प्रतियोगी परीक्षाएं रहती है उनके लिए भी मैं आपको करंट के कुछ प्रश्न लेकर आऊंगा। इनके अलावा आपकी जो भी शैक्षणिक जो रीति मनोविज्ञान लगती है, जो शैक्षिक मनोविज्ञान के अलावा आपके जो भी स्कूल मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स लगते हैं, कल्याणकारी जो विद्यार्थी योजनाएं रहती है उनके संदर्भ में भी आपको वीडियो हिस्ट्री अड्डा चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। आज बात कर लेते हैं राजस्थान के एक फेमस सभ्यता और राजस्थान की सबसे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्वाधिक जो पूछी जाने वाली जो सभ्यता वो आपकी कालीबंगा, और उनके संदर्भ में आपको कुछ नॉर्मल सामान्य जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो देखिएगा, बात कर लेते हैं आज की जो सभ्यता, और आज की सभ्यता रहेगी अपनी कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा, कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा सभ्यता के बारे में वैसे दोस्तों आप सब लोग जानते हो कि राजस्थान में कहाँ या इनकी क्या महत्वपूर्ण स्थिति रहती है। कालीबंगा की बात करें तो आप सब लोग जानते हो कि कालीबंगा सभ्यता आपकी हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिला। और हनुमानगढ़ के बारे में जानते हो कि इनका जो प्राचीन नाम था वो बटनेर था। भूपत भट्टी के द्वारा यहाँ बटनेर का दुर्ग बनाया गया था, इसी कारण इसका नाम बटनेर पड़ गया था। घगर नदी के किनारे हैं और यहीं आपकी जो सभ्यता हुई है वो कालीबंगा हुई है। और इसी के बाद में आप बीकानेर के राजा महाराजाओं के नाम पढ़ते हो। बीकानेर महाराजा सूरत सिंह वे, और बीकानेर महाराजा सूरत सिंह ने यहाँ अधिकार कर लिया 1805 ईस्वी के आसपास। इसका नाम मंगलवार के दिन अधिकार करने के कारण इनका नाम हनुमानगढ़ रख दिया गया। तो इसकी स्थिति रहेगी आपके हनुमानगढ़ जिले में। और नदी की बात कर लेते हैं। नदी की बात करें तो जो नदी है वो नदी आपकी घगर नदी है। कौन सी नदी है? घगर नदी, जिसे प्राचीन काल में बात करें तो वैदिक कालीन की बात करें, वैदिक कालीन इस नदी को सरस्वती नदी के नाम से, जिसे नदी अंबा, नदी तम्मा के नाम से भी जानते हैं। ऋग्वेदी की बात करें, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वहां नदी सूक्त नामक का है, वहां कई प्रकार की नदियों की जानकारी मिलती है। और उन नदियों की बात करें, नदी सूक्त में आपकी सरस्वती नदी के बारे में भी लिखा गया, जो कि प्राचीन काल की सरस्वती है, दवेशवती है जिसका नाम था, और प्रेजेंटली उसे घगर के नाम से जाना जाता है। इस घगर की बात करें तो इसे नाली है, सोतरा है, हाकरा है, ये अलग अलग नाम से, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से ये पुकारी जाती है। अलग अलग लोग इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। घगर नदी, और वर्षाकालीन हनुमानगढ़ शहर में बाढ़ आ जाती है, इसका पानी घर घर तक पहुंच जाता है, इस कारण इसका नाम घगर रख दिया गया है। तो ये घगर नदी के किनारे प्रेजेंटली बात करें, वर्तमान की स्थिति की बात करें, घगर नदी के किनारे स्थित है ये सभ्यता। और घगर के प्राचीन आपके सरस्वती हो गया, दवेशवती हो गया, दृश्यवती हो गया, सोतरा हो गया, नट नदी हो गया, मृत नदी हो गया, नाली, और इसे पाकिस्तान में हाकरा के नाम से पुकारा जाता है। देखिएगा, सबसे पहले उस सभ्यता की बात करें तो जो सभ्यता को लेकर सबसे बड़ा रहता है इनकी स्थिति कहाँ है, कौन सी नदी के किनारे। और आप प्रत्येक विश्व की कोई भी सभ्यता ले लो, चाहे किसी भी प्रकार की सभ्यता, कोई न कोई सभ्यता का विकास किसी न किसी नदी घाटी के क्षेत्र में ही विकास हुआ है। तो देखिएगा, इस सभ्यता की बात कर लेते हैं। तो हमने बात की थी इस नदी का, इस सभ्यता का विकास घगर नदी के किनारे तटवर्ती क्षेत्र में हुआ है। फिर इस सभ्यता का दूसरा जो महत्वपूर्ण जो बिंदु रहता है, और महत्वपूर्ण जो बिंदु रहता है वो रहता है खोज को लेकर। पूछा जाता है कि इस सभ्यता को प्रकाश में लाने वाले, खोज करने वाले कौन थे। तो खोज की बात कर लेते हैं। आप सब जानते हो कि इसकी सभ्यता की खोज 1951-52 ईस्वी में की गई थी, और इनकी जो खोज करने वाले थे उनका नाम था ए.के. घोष। ए.के. घोष, जिसे आप लोग अमलानंद घोष के नाम से जानते हो। अमलानंद घोष के द्वारा 1951-52 ईस्वी में आपके कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी। इसी सभ्यता की बात करें तो दोस्तों यहां आप ये भी जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी पूछी जाती है। भी सर्वप्रथम जानकारी, सर्वप्रथम जानकारी की बात की जाए तो इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाला आपका डॉक्टर एलपी टेसीटोरी का नाम आता है। टेसी
टेसीटोरी का नाम आता है, किसका नाम आता है? एलपी टेसीटोरीवें और एलपी टेसीटोरी महोदय के द्वारा इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी गई थी। और ये बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के समय आए थे और ये हनुमानगढ़ गंगानगर और आपके जो बीकानेर वाला भूभाग रहता है, यहाँ इन्होंने उत्खनन किया और उत्खनन के दौरान एक सभ्यता की प्रकाश में लेकर आए थे, जिसे आप कालीबंगा से प्रथम कालीबंगा कहते हैं, सोंती सभ्यता के नाम से जानते हैं। उस सभ्यता की इसके द्वारा खोज की गई थी एलपी टेसीटोरी के द्वारा। एलपी टेसीटोरी इस सभ्यता को प्रकाश में लेकर आए थे और इसी कारण से इस सभ्यता का सर्वप्रथम जानकारी वेता के रूप में ये एक हिस्टोरिकल थे, यानी इतिहासकार भी थे और इनके साथ ये पुरातत्वविद भी थे और इन्होंने बहुत से खोज कार्य किए थे और उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बड़ा इनका योगदान रहता है। तो याद रखिएगा, खोज 1951-52 ईस्वी में एक घोष के द्वारा और सर्वप्रथम जानकारी डॉक्टर एलपी टेसीटोरी के द्वारा कालीबंगा की दी गई थी। फिर पूछा जाता है इस सभ्यता का उत्खनन, और उत्खनन को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। उत्खनन की बात की जाए तो इस सभ्यता का उत्खनन की बात करें तो उत्खनन हुआ था 5 स्तरों पर। और अभी आपके जो वनपाल जो वन रक्षक की जो वैकेंसीज हुई थी उनमें प्रश्न पूछा गया था कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कितने स्तरों पर, और ग्रेड फर्स्ट के जो इतिहास ग्रेड फर्स्ट का जो एग्जाम हुआ था वहां से भी आपका प्रश्न पूछा गया था। तो इसका 5 स्थल पर उत्खनन किया था, 5 स्तरों पर इसका उत्खनन किया गया था। उत्खनन करने वालों की बात करें, एक का नाम आता है डीवी लाल, बीवी कैसी आपकी लाल है, और एक का नाम है बीके थापर। यानी बीवी लाल की बात करें ब्रजवासी लाल हो गया और बीके थापर का नाम हो गया आपके बालकृष्ण थापर। इन दोनों विद्वानों के द्वारा 1961 से लेकर और 1969 ईस्वी तक मध्य सभ्यता का उत्खनन का कार्य किया गया था। कौन सी सभ्यता का? कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन का कार्य किया गया था और ये दो विद्वान थे बीवी लाल और बीके थापर के द्वारा इस प्रकार का संपूर्ण उत्खनन का कार्य किया गया था। यहाँ आपके एमडी खेरे नामक जैसे विद्वान का नाम भी देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा, नॉर्मली चीजें हैं, नॉर्मल फैक्ट। फिर दोस्तों यहां से प्रश्न आता है कि इसका नाम कालीबंगा ही क्यों पड़ा और अन्य क्यों नाम नहीं रखे गए, कालीबंगा ही क्यों नाम पड़ा इसका? तो कालीबंगा की बात करें तो यहाँ काले रंग की, यानी यहाँ काले रंग की क्या मिली है भाई? चूड़ियां मिली है। देखिएगा, काले रंग की चूड़ियों के कारण इसका नाम क्या हुआ? कालीबंगा हुआ है। काले रंग की चूड़ियां, कालीबंगा का नाम कालीबंगा। तो कालीबंगा की बात करें तो ये कालीबंगा जो शब्द है, ये कालीबंगा शब्द है आपका, ये है आपकी कौन सी भाषा का? भाई पंजाबी भाषा का है। कौन सा है? पंजाबी भाषा का, पंजाबी भाषा का। और पंजाबी भाषा की बात की जाए तो पंजाबी भाषा में बात करें तो काली का मतलब काला रंग हो गया। क्या हो गया? काला रंग हो गया भाई। क्या हो गया? काला रंग। और बंगा की बात करें, बंगा का मतलब होता है चूड़ियां होता है भाई। क्या होता है? चूड़ियां होता है। और कौन सी चूड़ियां? आपके काले रंग की चूड़ियां। कौन से रंग की? यानी इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, ये आपके कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कालीबंगा। पंजाबी या सिंधी भाषा की बात करें तो यहाँ बंगा का अर्थ ही क्या होता है? चूड़ियां। और कुछ लोग, कुछ इतिहासकार ऐसा अनुमान भी लगाते हैं कि यहाँ चूड़ियां बनाना या चूड़ियों का जो कारखाना रहा होगा, इसी कारण यहाँ अधिकांश चूड़ियां मिली है, इसी कारण इसका नाम क्या रख दिया गया? काली बंगा रख दिया गया था। आगे देखिएगा दोस्तों, इसी सभ्यता की बात करें तो यहां आपसे विशेषताएं पूछी जाती है और विशेषताओं को लेकर सबसे बड़ा जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न देखिएगा यहां से क्या बनता है। यहां की विशेषताओं की बात करें, सबसे पहले पूछा जाता है मकान, कालीबंगा के मकानों की बात की जाए तो दोस्तों मकान बने हुए थे आपके सड़कों के किनारे, सड़कों के किनारे बने हुए थे भाई। मकान आपके सड़कों के किनारे बने हुए थे और मकान जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे कच्ची ईंटों के बने हुए थे। फिर पूछा जाता है इन ईंटों का अनुपात क्या रहे? ईंटों का अनुपात क्या था भाई? ईंटों के अनुपात की बात करें तो 30 गुणा 15 गुणा 7.5 ये कच्ची ईंटें थे। इन ईंटों का ये अनुपात रहता है, या इसे 4:2 अनुपात आपका 1, ये भी इसका यही शॉर्ट में याद रख सकते हो। तो याद रखेगा ईंटों का अनुपात। फिर दोस्तों देखिएगा यहाँ ईंटों के अनुपात की बात होगी, आपके मकान कच्चे बने हुए थे, कच्चे मकान बने थे, मकान सड़कों के किनारे बने हुए थे और अधिकांश, यानी बात करें कच्चे मकान बनने के कारण यहाँ इस सभ्यता को उपनाम भी दे दिया गया, एक नाम भी दिया गया, वो है आपके दीनहीन बस्ती की सभ्यता। दीनहीन बस्ती की सभ्यता कहा जाता है।
दीनहीन बस्ती की सभ्यता कहा जाता है। और किस सभ्यता को कहा जाता है? कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन बस्ती की सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि यहां की बात करें तो यहां जो पूर्वी बात करें दुर्ग टीला है और पश्चिमी नगर टीला और पूर्वी आपका दुर्ग टीला, इस प्रकार के दो टीले मिले यहां से। और यहां बात करें जो दुर्ग टीला है वहां शासित वर्ग रहता था, जो नॉर्मली रहते हैं, जो कच्चे बस्तियां कच्चे मकान है वहां यहां की बात करें शासित वर्ग निवास करते थे। और यहां जो कच्चे मकान मिले हैं, कच्ची बस्तियां मिली है, इसी बस्ती को नाम दे दिया गया दीनहीन बस्ती की सभ्यता, नाम दे दिया गया। भाई क्या नाम दे दिया गया? आपके दीनहीन बस्ती की सभ्यता कहा जाता है। फिर बात करते हैं इसी सभ्यता की बात करें तो यहां की बात कर रहे हैं, अभी हमने सड़क यानी सड़कों की बात कर रहे हैं। और सड़कों के बारे में अभी हमने बात की है कि सड़कें, इस सभ्यता की जो सड़कें हैं वो आपकी किस प्रकार की बनी हुई, तो ये देखिएगा सड़कें बनी हुई है आपकी पक्की। क्या बनी हुई है? पक्की सड़कें बनी हुई है, पक्की सड़कें बनी हुई है। और सड़कें एक दूसरी को किन पर काट रही है? भाई समकोण पर काट रही है। क्या काट रही है? समकोण पर काट रही है। और जहां समकोण पर काट रही है यहां इस सभ्यता के क्या बना दिए गए? भाई मकान बना दिए गए। क्या बना दिए गए? मकान बना दिए गए थे। क्या बना दिए गए? भाई मकान बना दी गई। सड़कें समकोण पर काट रही है। और इस प्रकार की जो सड़क निर्माण की जो प्रक्रिया रहती है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को यहां यानी सड़कें इस प्रकार की सीधी और इन सड़कों के किनारे मकान बने हुए, सड़कें एक दूसरे को लंबी चौड़ी हो। और बात करें मुख्य जो नगर की सड़क है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है। किस प्रकार से? उत्तर की और दक्षिण की ओर है। और इन सड़कों के कारण इस सभ्यता की बात करें तो यहां एक नाम दे दिया गया, इस कहा जाता है ऑक्सफोर्ड। क्या? ऑक्सफोर्ड। यानी जो भी सर्किल बनते हैं उन सर्किलों को ऑक्सफोर्ड बोल दो या इसे चैम्सफोर्ड नाम दिया गया है। या इन्हीं सड़कों के जाल के कारण इसे कहा गया ग्रिड पद्धति। कौन सी कहा गया? ग्रिड पद्धति कहा गया है। क्या कहा गया अभी? ग्रिड पद्धति, या इसी को क्या बोला? सड़कों का घना जाल होने के कारण इसे जाल पद्धति कहा गया। कौन सी पद्धति कहा गया? अभी जाल पद्धति कहा गया है। इनके अलावा देखिएगा यहां कालीबंगा से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, काफी बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और वो प्रश्न देखिएगा कौन कौन से पूछे जाते हैं। और यहां के मकानों की बात करें, मकानों में यानी भूकंप के साक्ष्य मिले, मकानों में दरारें पाई गई। और मकानों में दरारें पाए जाने के कारण यहां कहा गया कि इस सभ्यता से आपको किसकी जानकारी मिलती है? भूकंप की जानकारी मिलती है। किसकी? भूकंप की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? भूकंप की। तो पूछा जाता है भूकंप, भूकंप, भूकंप की क्या मिलती है? जानकारी। ये जानकारी मानी जाती है आपकी जानकारी ये मानी जाती है कि ये विश्व की सबसे प्राचीनतम जो भूकंप की जानकारी है वो आपको कहां से मिलती है? कालीबंगा से मिलती है। संभवतः इस सभ्यता का विनाश भी भूकंप से हुआ होगा या यहाँ के मकानों में दरारें पाई गई इनके आधार पर। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों वो कृषि व्यवस्था को लेकर। और कृषि की बात करें तो कृषि की बात करें वो भी पूछते हैं आपके खेत को लेकर, यानी खेत किस प्रकार से हुआ करते थे। खेतों की बात करें तो यहाँ के खेत है वो समतल हुआ करते थे और किसी न नदी परियोजना या किसी के माध्यम से सिंचाई हुआ करती थी। और इन खेतों की बात करें हल से जुते हुए खेत, हल से जुते हुए खेत के क्या मिले हैं भाई? साक्ष्य मिले हैं भाई। क्या मिले? साक्ष्य। और यहां कृषि की व्यवस्था की बात करें, मिश्रित कृषि की बात करें, पशुपालन की बात करें, मिश्रित प्रकार की यानी क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्रीकरण की भी जानकारी मिलती है। वो कहां से मिलती है? आपको कालीबंगा से मिलती है। कहां से मिलती है? फसल चक्रीकरण की जानकारी। मिश्रित प्रकार की बात करें तो इनकी जो मुख्य जो फसल की बात करें, मुख्य फसल की बात करते यहाँ मुख्य फसल के रूप में आपको गेहूं की जानकारी मिलेगी जो है। इनके अलावा आपके सरसों है, सरसों के अलावा आपके चना है, इनके अलावा बात करें राई है। इस प्रकार की कई फसलों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी कालीबंगा से। कहां से मिलेगी? कालीबंगा। यानी कालीबंगा में विश्व के सबसे प्राचीनतम जुते हुए खेत के शाख से मिले। और खेतों की बात करें तो यहाँ खेतों में क्रॉप यानी जो क्रॉप रोटेशन है, फसली चक्रण है, यानी एक वर्ष में बात करें तो विभिन्न प्रकार की फसलों का रोपण किया जाता था, फसलों का बिजाई की जाती थी। और मुख्य फसलों की बात करें गेहूं, जो सरसों, चना, राई, इस प्रकार की फसलों की भी जानकारी मिलती है आपके कालीबंगा से मिलती है। इनके अलावा बात कीजिए दोस्तों यहाँ आपके तंदूर के साग से भी मिलते हैं, वो भी विश्व में प्राचीन माने जाते हैं। दूसरी कालीबंगा की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है वो है नाली व्यवस्था यानी जल प्रबंध। और जल प्रबंध की बात करें तो यहाँ जल प्रबंध के बारे में जानकारी मिलती है। और जल प्रबंध दोस्तों देखिएगा यहाँ किस प्रकार से मिलता है वो देखिएगा। जल प्रबंध के रूप में बात करें तो यहां से जो नालियां मिली है, नालियों की बात करें और वो नालियां वो आपकी है, वो है पक्की है भाई। क्या है? पक्की तो है परंतु बनाई किसकी है? लकड़ी की।
लकड़ी की नालियां बनाएगी, ये पक्की नालियां, लकड़ी की नालियां बनाएगी, लकड़ी की नालियां, लकड़ी को यानी लकड़ी से पक्की नालियां बनाएगी और नालियों को स्नानागार से जोड़ा गया और स्नानागार से जोड़कर पानी निकासी के बारे में जानकारी। और हम लोग पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता वो नगर नियोजन है। नगर नियोजन में बात करें, उत्तम जल निकासी के लिए विश्व में प्रसिद्ध रही है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। और इसी सिंधु घाटी सभ्यता का नगर रहेगा कालीबंगा। यहाँ जल प्रबंध, नालियां, नालियां पक्की बनी है, पक्की किसकी बनी है, आपकी लकड़ी की नालियां बनी हुई भाई कालीबंगा से। इनके अलावा दोस्तों बात करें तो यहाँ एक बालक की, किसकी भाई, एक बालक की बात की जाए तो एक बालक की क्या मिली है, खोपड़ी मिली है भाई। क्या मिली है, बालक की खोपड़ी। देखिएगा, बालक की, बालक की क्या मिलती है, बालक की खोपड़ी मिलती है, खोपड़ी। बालक की खोपड़ी की बात करें तो इस बालक की जो खोपड़ी मिली है इसमें कुल छेद बताए जाते हैं, वह 6। कितने थे भाई, 6 छेद, यानी हम राजस्थानी भाषा में बोले तो 6 मोरखला है। कितने, 6 मोरखले हैं, 6 छेद हैं। और इस खोपड़ी से जानकारी मिलती है कि इस कालीबंगा के सभ्यता के लोग कौन सी चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, कौन सी एक चिकित्सा की, आयुर्वेदिक जो चिकित्सा की जो पद्धति है शल्य चिकित्सा की बात करें तो शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। और ये जानकारी एक बालक की खोपड़ी से मिलती है। किनसे मिलती है, बालक की खोपड़ी से मिलती है। इनके अलावा यहां बात करें तो अग्निकुंड की बात करें, अग्निकुंड, इसकी स्थिति अग्निकुंड। और अग्निकुंड की बात करें तो कालीबंगा से बात की जाए तो कालीबंगा से आपके लोथल की तरह, किसकी तरह, लोथल की तरह 7 अग्नि वेदिका, कितनी, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। क्या मिली है, वेदिका, 7 अग्नि के वेदिकाएं मिली है। और वो किसकी तर्ज पर, लोथल की तर्ज पर। यानी सभ्यता की बात करें, सभ्यता में यहां से आपके जो अग्निकुंड मिलते हैं, अग्निकुंड से यानी संभवतः इस सभ्यता के लोग बलि प्रथा विद्यमान थी, अग्नि कुंड के माध्यम से लोग बलि देते होंगे या अन्य प्रकार के। और इन्हीं अग्निकुंडों से आपके जले हुए चावल, जले हुए चावल, जले हुए चावल के क्या मिलते हैं, चावल के साग से मिलते हैं दोस्तों। जले हुए चावल, चावल वैसे सिंधु घाटी सभ्यता में आपको लोथल से मिलेंगे, चावल और बाजरे के साग से लोथल से मिलते हैं। परंतु जले हुए चावल की बात करें तो जले हुए चावल के साग से आपके कालीबंगा के जो अग्निकुंड मिले, इन अग्निकुंडों से आपके जले हुए चावल के साग से मिलते हैं। इनके अलावा दोस्तों बात करें तो कालीबंगा सभ्यता से जो मोस्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रकार के पूछे जाते हैं कि जले हुए चावल के हैं, अग्नि वेदिका है, शल्य चिकित्सा है। इनके अलावा आपके जो मुहरे मिले हैं और वो मुहरे आपकी बेलना आकार है। कैसी मुहरे, मुहरे या बोल दो मुद्राएं, कौन सी भाई, मुद्राएं, मुहरे या मुद्राएं। और मुहरे या मुद्राओं की बात करें, ये मुहरे और मुद्राएं आपकी कैसी मिली है भाई, बेलना आकार आकृति की मिली है। कौन से आकृति की, बेलना आकार, बेलनाकार, बेलना आकार की मुहरें मिलती है। और ऐसी की ऐसी मुहरें की बात करें, विश्व में एक नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध आपकी वो कौन सी है, मोहन। विश्व की एक अन्य सभ्यता आपकी जो इस ऐसी मुहरें प्राप्त होती है, वो आपकी प्राप्त होती है मेसोपोटामिया से। कौन से, मेसोपोटामिया, जो दजला और फ्राक, इराक, ईरान का जो क्षेत्र है, यहां से भी इस प्रकार की कालीबंगा के समान मुहरे देखने को मिलते हैं। तो यहां से संभवतः इस कालीबंगाल सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध रहा होगा आपके मोहनजोदड़ो, मेसोपोटामिया सभ्यता, यानी कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, इनका संबंध रहा होगा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापारिक संबंध है वो दर्शाते हैं कहीं ना कहीं विदेशी सभ्यताओं से भी इनका व्यापारिक संबंध आपको देखने को मिल रहा है। इनके अलावा दोस्तों यहां से बात करें तो एक इतिहासकार का नाम आता है जिनका नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा का नाम आता है। किसका नाम आता है, डॉक्टर दशरथ शर्मा। देखिएगा, बात कर लेते हैं किसकी बात कर लेते हैं, आपके डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा। और डॉक्टर दशरथ शर्मा साहिब की बात करें तो इन्होंने आपकी यानी सिंधु घाटी सभ्यता को, यानी कालीबंगा को, किसको, कालीबंगा को सिंधु घाटी, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, तीसरी राजधानी का है। कौन सी राजधानी का, आपकी तीसरी राजधानी का है, किसको का है, कालीबंगा सभ्यता को, किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। यहां आप भारतीय इतिहास के स्तर पर एक और फैक्ट पढ़ते हो जिसका नाम डॉक्टर पिगट महोदय, पिगट महोदय का नाम पढ़ते हो। डॉक्टर पिगट महोदय ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा
जुड़वा नगर बोल दो या जुड़वा राजधानी बोल दो, राजधानी कहाँ है, जुड़वा राजधानी कहाँ है। फिर आपके दोस्तों कालीबंगा का काल पूछ लिया जाता है, कालीबंगा सभ्यता का जो काल पूछा जाता है, कालखंड पूछा जाता है, उस कालखंड की बात करते हैं। C14 के अकॉर्डिंग बात की जाए तो C14 के अकॉर्डिंग इस सभ्यता का जो कालक्रम रहता है वो आपका कालक्रम कौन सा रहता है दोस्तों, याद रखिएगा 2350 की बात करें 2350 ईसा पूर्वी या 2350 से लेकर आपके 1750 ईसा पूर्वी तक इसका टाइम पीरियड रहता है। बाकी संपूर्ण भारत की बात करें, हड़प्पा सभ्यता की बात करें, हड़प्पा के कालीन की बात कर लेते हैं, हड़प्पा कालीन, तो हड़प्पा कालीन जो इनका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है एनसीईआरटी के अनुसार बात करें तो 2500 ईसा पूर्वी से लेकर और आपके 1700 ईसा पूर्वी तक का इनका काल रहता है। 1700 ईसा पूर्वी तक इनका काल रहता है। अलग अलग प्रकार से कई जगह आपको 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्वी काल भी देखने को मिलेगा अलग अलग। जैसे सारगोन अभिलेख की बात करें तो 3200 ईसा पूर्वी से लेकर 2700 ईसा पूर्वी भी बताया जाता है। तो यहाँ अलग अलग सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में आपको अलग अलग जगह अलग अलग कालखंड मिलेगा। यहाँ C14 के अकॉर्डिंग की बात की जा रही है तो यहाँ याद रखिएगा। आगे देखिएगा, आगे बात कर लेते हैं कि यहां बात करें तो राज्य सरकार ने, यानी राज्य सरकार की बात करें तो यहां कालीबंगा से प्राप्त, कालीबंगा से जो प्राप्त जो सामग्री है उस सामग्री को सुरक्षित रखने हेतु, उस सामग्री को सुरक्षित रखने हेतु यहां एक संग्रहालय खोला गया जिसे आप कालीबंगा संग्रहालय, कौन सा, कालीबंगा संग्रहालय की बात की जा रही है। और कालीबंगा संग्रहालय खोला गया 1985-86 ईस्वी में खोला गया। किसके द्वारा खोला गया, राजस्थान सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा इस प्रकार का आपका संग्रहालय खोला गया 1985। क्यों खोला गया कि कालीबंगा से जो प्राप्त सामग्री है, प्राप्त सामग्री को सुरक्षित रखने हेतु, सुरक्षित रखने हेतु इस प्रकार के संग्रहालय की क्या की गई दोस्तों, स्थापना की गई है। तो दोस्तों यहां से आपके और भी प्रश्न बनते हैं। कालीबंगा के कई बार आपको उपनाम से पूछ लेते हैं, तो उपनाम कौन कौन से रहते हैं वो देखिएगा। कालीबंगा के उपनाम की बात कर लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता के आपके और कौन से उपनाम पूछे तो याद रखिएगा, उपनाम, कालीबंगा के उपनाम कौन कौन से, तो इसी सभ्यता की बात करें, इसकी पहचान विश्व स्तर की बात करें तो किस किस नाम से आप लोग पढ़ते हो, नगरीय सभ्यता, कौन सी, नगरीय सभ्यता है, नगरीय सभ्यता कहते हैं। इसी सभ्यता को आपकी कौन सी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कौन सी सभ्यता कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इसी को आपकी कहा जाता है पूर्व हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ये इनके आपके उपनाम पूछते हैं। और ये सभ्यता भारतीय इतिहास की बात करें, आद्य ऐतिहासिक जो काल रहता है, आद्य ऐतिहासिक काल का भाग माना जाता है। ये आपके दोस्तों कालीबंगा सभ्यता थी। मुख्य प्रकार से आपको जानकारियां रखनी है, मुख्य एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है दोस्तों। यहां से ऊंट के कुबड़ के भी साक्ष्य मिले और भी बहुत से साक्ष्य मिलेंगे, परंतु एग्जाम के अकॉर्डिंग याद रखिएगा। दूसरा एक बड़ा फैक्ट बनता है कि कालीबंगा एक ऐसा नगर था जो दोहरी रक्षा प्राचीन से घिरा हुआ था, अभी प्राचीर से घिरा हुआ था। दोहरी रक्षा प्राचीर यानी पूर्वी जो भी नगर टीला है, पश्चिमी जो भी टीला है, ये दोनों टीले एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे दोस्तों। तो याद रखिएगा, ये आपके इस प्रकार के प्रश्न से पूछे जाते हैं। तो ये गाइज इस प्रकार के आपके कालीबंगा सभ्यता रहेगी। तो दोस्तों मैं तमाम प्रकार के भारतीय इतिहास हो, चाहे राजस्थान का इतिहास हो, सभी प्रकार के फैक्ट्स आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा हिस्ट्री अड्डा चैनल को, मेरे हिस्ट्री अड्डा चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाइएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करवाइएगा, यही आपसे रहेगी। नो डाउट दोस्तों, अच्छी से अच्छी सामग्री आपको देने का प्रयास करूंगा। अच्छा प्रयास करने, आप लोगों के लिए अच्छा प्रयास करूंगा। आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप मुझे कितना प्रेम देते हो, आप मुझे कितना लाइक करते हो, उसी के आधार पर मैं आगे का कार्य करने का प्रयास करूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।